हेलो एवरीवन। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें बताया गया है कि हमें कोई अपने किसी कस्टमर से हमें चेक रिसीव हो रहा है और क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं है उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने की। तो आइए एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। January 1st is check or draft received from X rupees 10,000। तो बच्चे देखिए यहां पर हमें बताया गया है कि हमें X से चेक मिल रहा है और मैंने ये केस बनाया है जिसमें लिखा है कि एंड देयर इज नो डायरेक्शन अबाउट सेंडिंग ऑफ दिस चेक और ड्राफ्ट इनटू बैंक इन द गिवन क्वेश्चन। मींस हमें क्वेश्चन के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है कि इस चेक को बैंक में हमने कब डिपॉजिट किया है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, हमें ये एज्यूम कर लेना है कि उस चेक को हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो वी विल एज्यूम दैट द चेक और ड्राफ्ट हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे। तो इस तरीके से जब हमने ये एज्यूम कर लिया कि उस चेक को हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया है, तो नेचुरली आप बैंक अकाउंट को क्या करेंगे बच्चे, इंक्रीज करेंगे। बैंक इंक्रीज करना मतलब डेबिट करना। तो इस तरीके से आपको जिस दिन चेक रिसीव हो रहा है आप उसको डेबिट कर देंगे। तो बच्चे इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, रीजन बीइंग क्योंकि हम अपना एसेट इंक्रीज कर रहे हैं और वो चेक हमें किससे मिल रहा है, एक्स से मिल रहा है और उससे हमारा डेटर कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चे अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि हमें जिस दिन चेक रिसीव हो रहा है हम उस चेक को किसी अनदर डे मींस बाद में हम कभी डिपॉजिट कर रहे हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में बता रखा है। जैसे देखते हैं फॉर एग्जांपल January 1 में हमें गिवन है कि चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम X रुपीज 10,000। हमने 1st of Jan को अपने किसी कस्टमर से मींस अपने डेटर से हमने चेक रिसीव किया और इट इज गिवन द क्वेश्चन कि ऑन January 4 उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बच्चे इससे आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये चेक Jan 1 को बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो देखिए ऐसे में हम क्या करते हैं बच्चे कि आपको पता है कि एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अब आप देखें हमें 1st Jan को चेक मिल रहा है, राइट। जब हमें अपने कस्टमर से चेक मिल जाएगा तो ऐसे में X जो कि हमारा डेटर है एसेट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें चेक दे दिया है। लेकिन अब आप देखें कि अगर हमारा डेटर कैंसिल हो रहा है तो बच्चे उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ तो हमारा एसेट इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारा डेटर एसेट कैंसिल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कोई और उसकी जगह एसेट आना चाहिए ना। देखिए अगर हम उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर देते तो इसके बदले में मींस हमारे डेटर कम होने के बदले में हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता। बट क्योंकि हमने इसको आज सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है और हमें पता है कि एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, तो हम क्या करते हैं बच्चे, जब तक हम इस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते उस डेट तक हम एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं अपनी बुक्स में ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ चेक। वो उस अकाउंट का नेम क्या है, चेक इन हैंड अकाउंट। इस नाम से हम अपना एक एसेट रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, और उसको इंक्रीज कर देते हैं। जब आपको पता है कि जब हम कोई भी एसेट इंक्रीज होता है तो बच्चे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से January 1 में हम दो चीजें करने वाले हैं। पहला, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करने वाले हैं और इस अकाउंट को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं बच्चे, एसेट ट्रीट कर रहे हैं। सेकंड थिंग, हम अपने डेटर को कैंसिल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो चेक मिल गया है और वो चेक हमारे हैंड में अभी है। तो इस तरीके से हमारी Jan 1 की एंट्री विल बी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट। अब हम आते हैं January 4 के ट्रांजैक्शन पे जिसमें आपको मेंशन है कि हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अब आप देखिए बच्चे, जब आप January 4 को चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो नेचुरली आपका बैंक बैलेंस January 4 को इंक्रीज होगा और जब आप बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है बच्चे, डेबिट होता है। तो January 4 को आप अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे, मींस डेबिट कर देंगे। अब आप एक बात देखिए बच्चे, चेक तो आपको एक ही मिला था, राइट। आपने क्या किया, Jan 1 को चेक इन हैंड के नाम से एसेट इंक्रीज की। अब आप Jan 4 को बैंक नाम से एसेट इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी दो एसेट थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे कि Jan 1 को भी इंक्रीज हो जाए, Jan 4 को भी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि वो चेक एक ही है। तो हमने जब हम कह रहे हैं कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बच्चे देखिए जो चेक हमारे हैंड में था वो चेक हमारे हैंड से बैंक में जाएगा तभी तो बैंक वाले हमारा बैलेंस इंक्रीज करेंगे, गेटिंग ना। तो हमारे पास जो हैंड में चेक था वो हमारे पास से चला जाएगा कब, January 4 को। तो उस चेक इन हैंड के बदले में, उसके डिक्रीज होने के बदले में, उसके बैंक में जाने के बदले में ही हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होने वाला है।
तो आप देखेंगे हमें जनवरी 4 को क्या करना है, बैंक अकाउंट को इंक्रीज करना है, मींस अपने एसेट को इंक्रीज करना है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ऑन जनवरी 4 बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड और साइमल्टेनियसली ऑन द अदर हैंड चेक इन हैंड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। रीजन बीइंग क्योंकि हमारा एसेट, जिस एसेट को हमने जनवरी 1 को इंक्रीज किया था, जनवरी 4 को हम वापस डिक्रीज कर देंगे और वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, बैंक से रिप्लेस हो जाएगा। तो आप देखेंगे जनवरी 4 को इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री क्या होगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब आप यहां से भी क्लियरली देख सकते हैं कि जनवरी 1 को आपने चेक इन हैंड अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, ठीक है, आपका एसेट इंक्रीज हो गया और आपका डेटर कैंसिल हो गया। डेटर कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, हम क्रेडिट करते हैं ना। तो और जनवरी 4 को जब आपने इस चेक को बैंक में डालेंगे, मीन जब आपका ये एसेट कम होगा, यहां पर हम देख रहे हैं यहां पे आपका इंक्रीज हो रहा है और यहां पर डिक्रीज हो रहा है, जब आप इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो ये चेक आपके पास से अब चला जाएगा और इसके बदले में क्या होने वाला है, इसके बदले में हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होने वाला है, मींस डेबिट होने वाला है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जिस दिन हमें चेक रिसीव हो रहा है उस दिन हम चेक इन हैंड अकाउंट ओपन कर देंगे और दिखा देंगे क्रेडिट साइड में कि वो हमें चेक किससे मिला है, कि वो हमारा डेटर कैंसिल हो रहा है और ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, जो शो करेगा कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और चेक इन हैंड को क्रेडिट कर देंगे, जो इंप्लाई करेगा कि जिस एसेट को आपने जनवरी 1 को इंक्रीज कर दिया था वो वापस से कैंसिल हो गई है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। इसमें हमें गिवन है कि जनवरी 1 को हमें चेक रिसीव हुआ है एक से 10,000 रुपीज का और 5th ऑफ जैन को वो चेक डिसऑनर हो गया है। तो बच्चे इसमें आप देखिए कि अगर आपको चेक रिसीव हो रहा है तो क्या क्वेश्चन में डायरेक्शन है कि वो चेक हमने किसी और दिन बैंक में डिपॉजिट किया है, नहीं, ऐसी डायरेक्शन नहीं है। बट जनवरी 5 को इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि वो चेक बाउंस हो गया है, तो इससे आपको ये आइडिया लगाना है कि वो चेक सेम डे बैंक में बच्चे गया होगा, डिपॉजिट हुआ होगा, तभी तो जैन 5 को चेक बाउंस हुआ होगा, मींस डिसऑनर हुआ होगा। तो ऐसे में हम ये ज्यूम कर लेंगे कि वो चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया होगा, ठीक है, तभी वो चेक डिसऑनर हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जनवरी 1 को क्या एंट्री करनी होगी बच्चे, क्या ट्रीटमेंट होगी, बैंक अकाउंट को हम इंक्रीज कर देंगे जनवरी 1 को, ये ज्यूम करते हुए कि उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है और वो चेक हमें किससे आया था, एक्स से आया था, इसलिए हम एक्स को डेटर कैंसिल कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से जब जनवरी 5 को हमें पता चला कि हमारा चेक बाउंस हो गया है तो तब हम क्या करेंगे बच्चे, तब हमने जिस डेटर को कैंसिल किया था उस डेटर को हम अगेन डेटर बना लेंगे। डेटर कैंसिल करते समय हमने एक्स को क्रेडिट किया था और एक्स को दोबारा से डेटर बनाते समय हम एक्स को क्या कर देंगे बच्चे, डेबिट कर देंगे। और जनवरी 1 को हमने जिस बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दिया था और ड्यू टू डिसऑनर हम वापस उस बैंक बैलेंस को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि दैट बैंक बैलेंस हैज नॉट एक्चुअली बीन इंक्रीज, क्योंकि वो बैंक बैलेंस एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हुआ है, इसलिए उस बैंक बैलेंस को भी हम कम कर देंगे। आइए हम एक बार जनरल एंट्री से देख लेते हैं। जनवरी 1 को जब हमें चेक रिसीव हुआ तब हमने अपने बैंक बैलेंस को बच्चे इंक्रीज कर लिया, यहां से देखिए, और हमने अपने डेटर को कैंसिल कर दिया। जनवरी 5 को जब हमें पता चला कि हमारा चेक बाउंस हो गया तो बच्चे हमने क्या किया, इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। मींस एक्स जिस डेटर को हमने कैंसिल कर दिया था उसको हमने दोबारा से डेटर इंक्रीज कर लिया और जिस बैंक बैलेंस को हमने इंक्रीज कर दिया था ड्यू टू डिसऑनर हमने उस बैंक बैलेंस को, बैंक अकाउंट को वापस डिक्रीज कर दिया, सिंस दैट हैज नॉट एक्चुअली बीन इंक्रीज्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें गिवन है जनवरी 1 चेक received from x rupees 10,000, January 4 x check deposit into bank and on January 5 it is given that कि x check dishonored। तो बच्चे देखिए इसमें आपको 1st of Jan को you are getting check और January 4 को आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं और 5th of Jan को आपका चेक बाउंस हो रहा है। तो बच्चे इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में भी आपने उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, आपने उस चेक को रिसीव किया है जैन 1 को और बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं जैन 4 को। तो ऐसे में आपको बताया गया था कि जैन 1 को हमने क्या करना है, चेक इन हैंड अकाउंट इंक्रीज करना है और अपने डेटर को कैंसिल कर देना है। और जनवरी 4 को हमने, क्योंकि उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो ये हमारे पास से डिक्रीज हो जाएगा और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा बच्चे, ये एसेट हमारा रिप्लेस हो जाएगा बैंक से, क्योंकि हमने जैन 4 को उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अब जैन 5 को क्या हो रहा है बच्चे, इट इज गिवन दैट कि एक्स का जो चेक है वो बाउंस हो गया है, एक्स चेक जो है वो बाउंस हो गया है। तो ऐसे में बच्चे देखिए जब किसी का चेक बाउंस हो जाएगा तो आप उसको दोबारा से डेटर बनाएंगे ना, ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि अगर हमने किसी को डेटर बनाना हो, इन अदर वर्ड्स डेटर इंक्रीज करना, तो उसको हम क्या करते हैं बच्चे, डेबिट करते हैं। तो जैन 5 को
एक्स हमारा डेटर इंक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। और जब हमें पता चला कि जन 5 को कि वो चेक बाउंस हो गया है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जिस बैंक बैलेंस को आपने जनवरी 4 को इंक्रीज किया था, क्या वो एक्चुअल में इंक्रीज हुआ बच्चे? नहीं हुआ। इसलिए आपने उस बैंक बैलेंस को वापस आपको यहां पर क्या करना है, जन 5 को आप उस बैंक बैलेंस को वापस डिक्रीज कर देंगे। तो आइए एक बार जनरल एंट्री से रिवाइज कर लेते हैं। ऑन जनवरी 1 हम एंट्री पास करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स, जो इंडिकेट कर रही है कि हमारा ये एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक्स नाम से हमारा डेटर कैंसिल हो रहा है। और जनवरी 4 को जिस दिन हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया है, उस दिन हमारा बैंक बैलेंस जो है बच्चे देखिए इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने डेबिट कर दिया है और हमने अपने चेक इन हैंड एसेट को कैंसिल कर दिया है, जैसा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जनवरी 5 को सब बच्चे देखिए यहां पर जनवरी 5 को हमने क्या किया है, क्योंकि वो चेक बाउंस हो गया है, इसलिए जिस बैंक बैलेंस को हमने जनवरी 4 को इंक्रीज किया है, उस बैंक बैलेंस को हमने जनवरी 5 को ऑन द डेट ऑफ डिसऑनर हमने वापस क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया। आप यहां से देख सकते हैं। और हमने जनवरी 5 को जब हमें पता चला वो चेक बाउंस हो गया है, तो हमने एक्स को दोबारा से अपना डेटर इंक्रीज कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी जनवरी 5 को बच्चे एंट्री होगी एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। और एग्जांपल्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। देखिए बच्चे इसमें इंटरेस्ट बैंक हमसे चार्ज कर रहा है, मींस हमसे ले रहा है, क्योंकि देखिए अब आप कहेंगे बैंक तो हमें इंटरेस्ट देता है, लेकिन कभी कभी वो हमसे इंटरेस्ट लेता भी है। देखिए बच्चे अगर हमारा बैंक में फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस का मीनिंग होता है कि हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, मींस हमारा बैंक में बैलेंस है, तो ऐसे में बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है, दैट इज इंटरेस्ट हम बैंक से रिसीव कर रहे होते हैं। बैंक पे कर रहा होता है और हम रिसीव कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारा बैलेंस अनफेवरेबल होता है, अनफेवरेबल मींस जब हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है। अब आप कहेंगे ऐसे नेगेटिव बैलेंस कैसे होता है? बच्चे कभी कभी हमारा बैंक जो है हमें अलाउ करता है कि हमारा जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट है हम उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी बैंक हमें तभी देता है, हमारी रेपुटेशन के बेस पे देता है। और साइमल्टेनियसली अगर हम कुछ मॉर्गेज करते हैं, मॉर्गेज आप समझते हैं, मॉर्गेज करने का मतलब होता है हम बैंक में कुछ पैसा बैंक में हम कोई चीज गिरवी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। हम अपना कुछ फिक्स डिपॉजिट्स या कुछ अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स, तो इस तरीके से कुछ अगर हम फिक्स एसेट्स को बैंक के अंदर मॉर्गेज करते हैं, तो बैंक हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो हमें कुछ जितना पैसा हमारा डिपॉजिट होता है उससे ज्यादा हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे देखिए जितना पैसा हम विड्रॉ करते हैं, एक्स्ट्रा विड्रॉ करते हैं, एक्स्ट्रा मींस लाइक आपका डिपॉजिट है सपोज कीजिए 10,000 और आपने 12,000 विड्रॉ कर लिया, तो ऐसे में 2,000 क्या कहलाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, जो 2,000 रुपीज होगा उसके ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, आपसे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज भी करता है, और चार्ज किसके ऊपर करता है? ऑन बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस के ऊपर, ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस आप सभी समझ गए, मींस हमारा जो अनफेवरेबल बैलेंस होता है, और बैंक हमें इंटरेस्ट पे भी करता है, दैट इज हम रिसीव करते हैं हमारे कौन से बैलेंस के ऊपर बच्चे? ऑन फेवरेबल बैलेंस। और ऊपर वाला बैलेंस को हम कह सकते हैं अनफेवरेबल बैलेंस भी। ये जो हमने लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इसको हम अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं। यहां मैंने लिख दिया है शॉर्ट में अनफेवरेबल बैलेंस। तो इस तरीके से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट चार्ज से। जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि हमने बैंक को पे करना होता है और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं एज पर द रूलिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। और बैंक हमसे जब चार्ज कर रहा होता है तो क्या करता है? वो हमारे बैंक बैलेंस को इस अमाउंट से, इस इंटरेस्ट के अमाउंट से हमारे बैंक बैलेंस को रिड्यूस कर देता है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे बाय द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेंस हमारा बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्या कर देते हैं बच्चे? क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री वुड बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट रिसीव पर। तो इंटरेस्ट अगर हम रिसीव कर रहे हैं अपने फेवरेबल बैलेंस के ऊपर, तो हमारे लिए इनकम काउंट होगी, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे एज पर द रूलिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। और जब हमारा बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, मींस जब हमें इंटरेस्ट देता है, तो वो हमारे बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर देता है। तो बाय द रिजल्ट ऑफ दिस इनकम हमारा बैंक बैलेंस, हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चे? डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। इनकम है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से, दैट इज बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ से इंश्योरेंस प्रीमियम। पहले मैं आपको बता दूं बच्चे कि होता क्या है
कि हम कभी कभी अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि वो हमारे एक्सपेंसेस की पेमेंट, जो रेगुलर इंटरवल्स पे होने वाले एक्सपेंसेस हैं, जैसे आप देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथली आता है तो हमने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप मंथली इसकी पेमेंट करते रहिए। टेलीफोन बिल मंथली आता है तो उसकी पेमेंट आप करते रहिए। तो कुछ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो एनुअली होते हैं, कुछ मंथली होते हैं, तो उनको हम पहले से ही बैंक को इंस्ट्रक्ट करके रखते हैं कि आप उनकी पेमेंट करते रहिए। तो ऐसे में बैंक हमारे बिहाफ पे उन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर देता है। तो हमारे इस एग्जांपल में कहा गया है कि बैंक हमारे बिहाफ पर हमारे इंश्योरेंस की प्रीमियम की पेमेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस होगा बच्चे, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। और जब, क्योंकि इस एक्सपेंस को कौन पे कर रहा है, बैंक पे कर रहा है, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो thus our journal entry would be इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ से डिविडेंड। सबसे पहले मैं आपको डिविडेंड के बारे में बता दूं बच्चे। डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक पार्ट। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। डिविडेंड के बारे में होता क्या है बच्चे कि जैसे मान लीजिए कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी कंपनी के शेयर्स में कर दिया, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, उस कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी उस प्रॉफिट को अपने जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ईच शेयर होल्डर को जितना भी अमाउंट मिलता है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो बेसिकली ईच शेयर होल्डर को जो मिल रहा होता है वो कंपनी के प्रॉफिट का एक पार्ट मिल रहा होता है, और उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, डिविडेंड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम किसी कंपनी में के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जो रिटर्न्स आती हैं, हमें जो बेनिफिट आता है वो किस फॉर्म में आता है, डिविडेंड की फॉर्म में आता है। इन अदर वर्ड्स, उस कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा होता है उसका कुछ हिस्सा हमें भी मिलता है एंड नोन एज डिविडेंड। तो हमें क्योंकि पता है कि हमने जहां इन्वेस्टमेंट की हुई है रेगुलर इंटरवल पे, मींस हमें एनुअली हमें वहां से डिविडेंड मिलता है, तो हमने अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि आप एनुअली वहां से हमारा डिविडेंड कलेक्ट कर लिया कीजिए हमारे बिहाफ पर। तो आप देख रहे हैं जो हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो हमारे लिए इनकम है, इसलिए डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और क्योंकि वो डिविडेंड हमारे कहां पे आ रहा है, हमारे पास हमारे बैंक में आ रहा है, हमारा बैंक बैलेंस उससे इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। एग्जांपल नंबर 5, दैट इज लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹1 लाख। देखिए बच्चे यहां पर हमने क्या किया है, बैंक से लोन लिया है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से बोरो करते हैं, तो दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि हमारी बैंक लोन नाम से हमारी लायबिलिटी जो है बच्चे इंक्रीज हो जाती है। आप देखिए यहां मेंशन किया हुआ है कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड द नेम ऑफ द लायबिलिटी विल बी बैंक लोन। तो बैंक लोन से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, देयरफॉर क्रेडिटेड। और ऑन द अदर हैंड बैंक वाले क्या करते हैं, जितना हमें मनी बोरो हम उनसे करते हैं, जितना मनी वो हमें उधार देते हैं, उस अमाउंट से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज कर देते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में ही वो पैसा डाल देते हैं, जिससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाता है बच्चे, इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट करने का रीजन क्या हुआ, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और बैंक लोन क्रेडिट करने का रीजन क्या हुआ, क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बाय द नेम ऑफ बैंक लोन। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर, जिसमें मेंशन है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। रीपेमेंट का मतलब है कि जो हमने मनी बोरो की थी उसकी हमने पेमेंट कर दी है। तो हमने बैंक लोन की पेमेंट की है बच्चे कैश में 30,000। तो हमने, इट मींस हमने बैंक को आउट ऑफ 1 लाख, हमारा लोन का अमाउंट कितना था 1 लाख, उसमें से हमने बैंक को 30,000 रुपीज कैश पे कर दिया, जिससे हमारा बैंक लोन डिक्रीज हो जाएगा। कितने से, 30,000 से डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस आवर लायबिलिटी विल डिक्रीज, देयरफॉर बैंक लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 30,000। और हमारा कैश कितना गोज आउट हो रहा है बच्चे, 30,000। ठीक है, तो हेंस जर्नल एंट्री वुड बी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम आ जाते हैं रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इश्यू ऑफ चेक ऑफ ₹70,000। अब देखिए बच्चे, हमने बोरो किया था 1 लाख रुपीज, तो ऐसे में हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी 1 लाख से। आउट ऑफ 1 लाख हमने 30 पे कर दिया, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई 30,000 से। अब जो रिमेनिंग 70 की लायबिलिटी है वो भी हमने पे ऑफ कर दी है, तो हमारी इस तरीके से अब 70 से भी हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मींस बैंक लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि हमने इस लायबिलिटी की पेमेंट कैसे की है, चेक से की है, इट मींस हमने अपने बैंक बैलेंस से ही अपने बैंक लोन की पेमेंट कर दी है। तो जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो रहा है। और आपको सभी को पता है कि बैंक बैलेंस को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए एंट्री होगी हमारी बैंक लोन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट बाय 70,000। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से, दैट इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, से फ्रॉम SBI टू PNB रुपीज 50,000। बच्चे इसमें क्या हो रहा है कि हमने अपने स्टेट बैंक से अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया है पंजाब नेशनल बैंक में, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और स्टेट बैंक का बैलेंस उससे हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चे देखिए, जिस बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे और जिस बैंक का बैलेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, विद इन ब्रैकेट वी विल मेंशन PNB, क्योंकि जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा PNB का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एंड टू बैंक अकाउंट जिसमें हम विद इन ब्रैकेट मेंशन करेंगे SBI, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा स्टेट बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो बैलेंस इंक्रीज हो रहा होगा जिस बैंक का, उस बैंक के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और जिस बैंक का बैलेंस हमारा डिक्रीज हो रहा होगा उस बैंक के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चे आपने आज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा, और मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर बच्चे देखिए 2 वीडियोस हैं, एक आपने आज देख रहे हैं और एक इससे एक प्रीवियस वन वाली है। तो मैं दोनों वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी डाउट आने पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, बाय बाय, टेक केयर।